हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो जो जेबीटी का पेपर है ना आपका, जो 28 सितंबर को, हालांकि उसके एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं, फिर भी 24 तारीख के या 25 को निकल सकते हैं। तो उनमें इनका फ़ायदा ये रहेगा, जो पीआरटी वाले हैं ना, वो तो विशेषकर ये देखना कि जो पीआरटी में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि वही रिपीट होंगे। टीजीटी वाले क्वेश्चन लेवल के अच्छे आते हैं, यानी उससे अपर लेवल के आते हैं, और पीजीटी और टीजीटी इन दोनों का लेवल एक जैसा ही होता है। हालांकि मैंने देखा है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसमें, कि जो टीजीटी और पीजीटी वाले क्वेश्चन है ना, वो एनसीईआरटी बुकों से बनाए जाते हैं, जो 11वीं 12वीं में चलती है साइकोलॉजी की, तो उनसे उठाए गए हैं। जबकि पीआरटी में इतने नहीं मिलेंगे, आपको व्यवहार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी होंगे तो फैक्चुअल, डाटा तो फैक्चुअल आता है क्वेश्चन का, लेकिन इतनी लेवल नहीं अच्छा मिलेगा। लेवल मिलेगा टीजीटी और पीजीटी का, ये भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको पीआरटी के तो मैंने सभी करा रखे हैं, चाहे वो आपका 11 के ही क्यों ना हो, 13 का हो, 15 वाला है, 15 16 वाला, और आपका 17 वाला, 18 वाला, 19 20 21 22 23, ये सभी करा रखे हैं। बाकी आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर विजिट करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो अगले क्वेश्चन पेपर आएंगे वो इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। हालांकि मैं दिखा देता है, एक्चुअल में क्या है कि ये मैंने पेपर डाउनलोड किया है किसी साइट से, तो वहाँ पे क्या है, उसका लोगो लगा हुआ है, इस वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो हम कहेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन सभी में से मोटिवेशन। तो हम मोटिवेशन देना पसंद करेंगे, वही बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से हम देखो, ये सभी है ना, जैसे प्रत्यक्ष शिक्षण, तादात्म्यकरण, प्रजातांत्रिक अनुशासन, ये डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती हैं, ठीक है। तो ये तो दे सकते हैं, लेकिन आप अति संरक्षण का मतलब है आप ओवर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा। तो इसमें से हमें क्या बताना था, उपयुक्त नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 नंबर है कि एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो चूज है करना है गलत है, तो आप पढ़िएगा इन सभी ऑप्शनों को। हम बात करेंगे इनमें से जो गलत होगा कि संवेग स्थायी होते हैं, ये कहना गलत है। यानी जो ये आपके जो इमोशन होते हैं ना, वो आप कह रहे हो परमानेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं, चेंज होते रहते हैं। और यही क्वेश्चन आपके शायद देखना मैं कराऊंगा, इसी में मिल जाएगा आपको। 21 या 22 की भर्ती में पूछा गया है, यही किस में, प्राइमरी में, ठीक है, यानी 1 to 5 में। और टीजीटी में भी पूछा गया है यही क्वेश्चन, तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहा है समेकित शिक्षा का तात्पर्य क्या है, यानी जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब क्या है। तो हम ये कहेंगे चाहे किसी विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता हो, लेकिन हम सामान्य कक्षा में सभी को पूरा पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कौन डालता है, जो पीयर ग्रुप होते हैं ना, संगी साथी दोस्त वगैरह, वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जो पीजीटी का ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हैं ना किशोरावस्था से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। क्यों? क्यों पीजीटी जो टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे, तो वो किशोरावस्था वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इस वजह से अगर हम यहाँ पे प्राइमरी का कर रहे होते पीआरटी का क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर फिर पूछे जाते हैं जो बाल्यावस्था से संबंधित हो, किशोरावस्था से, सॉरी, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, शिशुअवस्था की विशेषता भी मिल जाती है पीआरटी में, लेकिन जो मोस्टली है वो बाल्यावस्था पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें पूछा गया है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। या नैतिक मूल्य मतलब वही हो गया आपकी जो मॉरल वैल्यू होती हैं। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, सभी को देखेंगे कि स्वयं उन आचरण पर करेंगे, यानी जो भी हम नैतिकता के मूल्य बता रहे हैं, पहले ये है कि वो नैतिकता मूल्यों को आप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यता होती है जो कौशल विकसित करने में सहायक होती हैं। यानी एक तो आपसे कह रहा है कि जो भी आपकी विवेचनात्मक चिंतन है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो व्यक्ति में भी योग्यताएं हैं, ठीक है, और कौशल विकसित करने में सहायक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उनका तो उचित व्याख्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, किससे, क्रिटिकल थिंकिंग से। और विश्लेषण भी करेंगे, मूल्यांकन भी कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक इसका सिमिलर वर्ड पूछा जाता है, समानार्थी, आलोचनात्मक चिंतन, ये भी आलोचनात्मक, इसका दूसरा पर्याय नाम होगा, या विवेचनात्मक चिंतन, इसे ही बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है कि अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। तो हम ये कहेंगे प्रजातांत्रिक हो या डेमोक्रेटिक, यही हो जाएगा ना, डेमोक्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइएगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है।
तो हम ये कहेंगे, देखो वे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये बात सही है। और विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है, सही बात है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये गलत है। मैत्री संबंध मतलब मित्रों में भारी कमी, जबकि पीयर ग्रुप में तो सबसे, अभी देखिएगा ये क्वेश्चन आया है, इसका राइट आंसर हमने 3 नंबर लगा दिया कि मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, जबकि ये गलत है। ठीक है, यही पूछा था कौन सा गलत है। अब देखिएगा पीछे चलता हूँ मैं, आपको खुद बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये पूछा था कि किशोरावस्था में व्यवहार पर मनोवृत्ति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो हमने आंसर लगाया था संगी साथी का मतलब होता है पीयर ग्रुप। और यहाँ पे ये उल्टा पूछ लिया इन्होंने, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना और लिखना। इस विकास का कारण क्या है, तो हम कहेंगे ये डेवलपमेंट बिहेवियर होता है। और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, वंशानुगत होगा नहीं, गलत व्यवहार होगा नहीं, सभी विकल्प थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है। ये कह रहा है कि जो आपकी कैलकुलेशन करना होता है ना, उसमें डिसेबिलिटी है, तो ये समस्या संबंधित है किससे है, तो हम ये कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन डिसेबिलिटी की समस्या संबंधित है, तो ये आपके किससे संबंधित है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि गणितीय गणना करने से है। वैसे देखा जाए इसका अगर हम देखें तो ये विकासात्मक विकार आते हैं, वो सॉरी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो मैथ के लिए यूज की जाती है डिसकैलकुलिया। ठीक है, यही होती है गणितीय आपकी गणना करने से संबंधित डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है या उद्देश्य इसका क्या होता है, तो हम कहेंगे सभी बच्चों का विकास करना होता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या आपका संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, सभी बच्चों का विकास करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13वें नंबर का, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता या योग्यता नहीं है, तो देखो मौलिकता होती है, ठीक है, और आपकी नवीनता भी होती है, विस्तारता होती है, इसे एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, इसे ओरिजिनलिटी बोलते हैं, इसे नवीनता को आप क्या बोलेंगे, नवीनता के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज किया गया है यहाँ पे, नोवेल्टी। और बाकी जो विशुद्धता होती है नीचे नहीं होगी, ये नेगेटिव वर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है कि लर्निंग आउटकम होती है, आपने जैसे आपने किसी को पढ़ाया और उसने कितना सीखा, वही होता है आपके बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, मतलब आपने जो पढ़ाया है उसे कैसा आउटकम निकले हैं या कैसे सीखा बच्चा। संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है, अब ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, तो ये आपकी शैशव अवस्था के दौरान ही हो जाता है। ठीक है, जैसे ईर्ष्या करना, घृणा करना, उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत विभेद करने के लिए, तो इसमें से हो जाएगा कि उन्हें चिन्हित या लेबल करना कि ये प्रतिभाशाली है, ये आपका मंदबुद्धि है, ये औसत बुद्धि वाला, ये लेबल लगाना गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्या पूछा है, किशोरों के साथ है विशेष रूप से असमायोजित यानी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। इसमें से देखो अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि उन्हें आलोचनात्मक उपागम, किशोरों के साथ है कार्य करते समय उन्हें उचित नहीं कहेंगे, तो आलोचनात्मक उपागम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी यही तो पूछा ना, किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है, तो उन्हें क्रिटिकल अप्रोच होती है वो सही नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बालक के शारीरिक से ज़्यादा संबंधित होगी क्या, आपकी जेनेटिक्स। ठीक है, बाकी भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक ये तो वातावरणीय कारक हो जाएंगे, और बाकी भावना है ये शरीर से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर शरीर दे रखा है, इस वजह से हम इस पर गए। ठीक है, और बाकी ये भी जन्मजाति होती है, चाहे वो आपके मूल प्रवृत्तियाँ हों, वो सभी आ जाएंगी जन्मजात में, और जबकि ये दोनों थी सामाजिक और सांस्कृतिक, ये वातावरण हो जाएगी। और अनुवांशिक एक पर्टिकुलर पूछा है तो हम कहेंगे बालक के शारीरिक विकास से संबंधित होगी, महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि हम ये कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाने की सहायता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, देखो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कच्चा कच्च में कौन सी विशेषता होती है, यानी जो निर्वृत्तवादी होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो निर्वृत्तवादी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा निर्वृत्तवादी संबंधित विशेषता हो गई। तो हम ये कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छात्रों द्वारा प्रयोग की गई योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 के निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है, यानी जो प्राइमरी या मेन नियम है ना उनमें से संबंधित नहीं है। देखो अभ्यास का है, ठीक है, तो मेन नियम प्राथमिक नियम है तो वो एक ही हो जाएगा अभ्यास का। फिर इसके अलावा आपके प्रभाव का भी नियम आता है, इसके बाद आपके तत्परता का नियम भी आता है। ये 3 प्रकार के नियम होते हैं मेन नियम, और बाकी जो सादृश्य, आत्मीकरण, मनोवृत्ति, ये आपके सेकेंडरी नियम होते हैं। इनकी मैंने एक दिन ट्रिक बताई थी, BA ठीक है। अब BA मैंने इसलिए बताया है, देखो इसमें से जो मालूम है मैं बता देता हूँ। BA तो देखो इनमें से कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो ए से एसिमिलेशन हो जाएगा, और सादृश्यता का ये हो जाएगा एनालॉजी, ठीक है। और डिस्पोजिशन को हिंदी में क्या कह रहा है यहाँ पे, मनोवृत्ति। तो ये फिर मैंने जो बताई थी ना MI थी, BAM, तो वो मनोवृत्ति का, यानी मैंने ये ऐसे प्रकार से याद कर रखे, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्याजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि की बात कर रहा है। तार्किक विचार का मतलब ये हो गया कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं या औपचारिक क्रियात्मक अवधि कहेंगे। देखिए इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी, फॉर्मल ही दे रखी है ना, सही है। एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल इसे ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि एक बालक का सृजनात्मकता स्तर है औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा उसका सामाजिक विकास का स्तर है वो कमजोर है, तो उदाहरण किसका है। तो ये विशेषता है आपके 2000 उसमें भी पूछी है, शायद 22-23 के क्वेश्चन में भी पूछ ली है। तो ये आपका हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंट्रा, यानी व्यक्ति है, ये विशेषता पाई जाती है फिर आपके किसमें, इंट्रा में पाई जाएगी, यानी अंतरा व्यक्तिक, इसे बोलेंगे इंट्रा, ठीक है। इंट्रा और व्यक्ति को हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश दे रखी है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। इस प्रकार की विशेषता है, वही ऑलरेडी पूछी हुई है आपके में। नेक्स्ट है कि वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने में प्रवृत्ति में सहायता करती है, तो उसे मोटिवेशन कहेंगे, अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, तो उनकी कितनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू इनके ऑप्शन के बताइएगा। तो हम कहेंगे वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बात कर रहा है। एक क्वेश्चन आई थी सैलाबी और मेयर ने दी थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, इस प्रकार की एक बुक थी। तो उसमें ही बताया था कि इमोशन जो आपकी क्वाटियंट यानी संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो आपकी बुद्धि लब्धि से बेहतर होती है, या बुद्धि से बेहतर होती है, इस प्रकार की बुक थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ अग्रसर होता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो ये दिशा बताते हैं, ये आपका हो जाएगा सिर से पैर की, तो इसे सिरोपदी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे सेपेलोकॉर्डल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही। और बाकी प्रोक्सिमल डिस्टल ये होता है केंद्र से बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें से बताना, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, तो इसका अर्थ क्या है। हम ये कहेंगे, देखो यहाँ से आगे ये सेंटेंस हो जाता है बाह्य अभिप्रेरणा का, और लेकिन ऊपर का ये सेंटेंस दे रखा है ना, जो मैं अब ये अंडरलाइन किया है और जो मैं कोष्टक में कर दिया है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये तो आंतरिक है। और जबकि उसके पिता के ने उसे अच्छे अंक के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो ये फिर आपका बाह्य हो जाएगा, ठीक है, मोटिवेशन। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही प्रेरणा है ना या प्रेरक, ये दोनों कैसे है, पहला तो आंतरिक हो जाएगा, दूसरा बाह्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताइएगा। हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा जो कह रहा है ना
इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, ये कह रहा है कि अधिगम केंद्र यानी अधिगम कर्ता कह सकते हैं केंद्रीय विभागों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम ये कहेंगे जो अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो आपका अधिगम केंद्रित उपायों का मतलब होता है कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। आप उनमें केवल फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, लेकिन उसे टीचर है वो उसके ज्ञान का स्थानांतरण नहीं करता है इसमें अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में। ठीक है, तो इस वजह से इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आप पश्चगमन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया इसका। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं जो CTP से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना है जो सुप्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है? तो जो बोबोडॉल है ना, ये आपके निरीक्षणात्मक अधिगम है ना, जो अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। तो इनके जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं, या तो निरीक्षणात्मक बोलेगा या परीक्षणात्मक। ठीक है, तो इन्होंने बोबोडॉल पर भी प्रयोग किए थे, जोकर पर भी प्रयोग किए थे, और वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे उन पर भी प्रयोग किए थे। फिर देखा था कि उनके जीवन में इन सभी परिस्थितियों का उन्होंने उपयोग किया था, तो वे अनुकरण के द्वारा अपने जीवन में भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं और उसी प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार का ये सिद्धांत था, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशन लर्निंग या इसे ही अनुकरण के द्वारा सीखना भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें 5-4 स्टेप हुआ करते थे। वो बताते थे कि इनका आधार सीखने का ये है। पहला होता था अटेंशन, बच्चे ध्यान देते थे। सेकंड होता था रिटेंशन, उसे धारण करते थे। फिर उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन करते थे यानी उत्पादन, और उसके बाद फिर लास्ट में उन्हें मोटिवेशन मिलता था। ये 4 स्टेप है, इनसे ही बनते हैं क्वेश्चन मोस्टली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की जो लैंगिक अवस्था होती है, लैंगिक का मतलब ये है, आगे देखेंगे, लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्यता। यानी टोटली बात यह है कि जो सिगमंड फ्राइड की आपकी 5 अवस्थाएं थी वही LPG मैंने ये इसी प्रकार याद कर रखी है, और बाकी जो आपकी एरिक्सन था उनकी 8 अवस्थाएं थी। तो बताइएगा जो आपकी जो लास्ट वाली अवस्था होती है ना, पहली होती है ओरल, सेकंड एनल, तीसरी होती है फेरिक, चौथी होती है लेटर, और 5वीं होती है जेनिटल। वही थी लैंगिक अवस्था। तो ये वाली अवस्था होती है ना, ये किशोरावस्था से संबंधित होती है। तो आप बताइएगा एरिक्सन की कौन सी अवस्था होती है किशोरावस्था से संबंधित? तो वो होती है आपकी 5 नंबर की अवस्था, जिसे बोलते हैं पहचान बनाम भूमिका बनाती, रोल कन्फ्यूजन वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। यानी पहचान बनाम, तो पहचान यानी आइडेंटिटी, बनाम का मतलब वर्सेस, और भूमिका का रोल मतलब रोल कन्फ्यूजन। तो ये आपके 5 नंबर की अवस्था है। तो ये वाली 5 अवस्था की, और आपके फ्राइड की 5 नंबर की अवस्था है वो जेनिटल स्टेज बोलते हैं। इसी में आपको ध्यान होगा नार्सिसिज्म। ठीक है, ये गुण होते हैं। और तो ये आपकी इन दोनों की ये समान अवस्था मानी जाएगी, समतुल्य मानी जाएगी। ठीक है, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, किशोरों का महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं, ये कौन सी संज्ञा दी जाती है? इसे बोलते हैं हम पर्सनल फेवेल। क्या बोलेंगे इसे? पर्सनल फेवेल बोलते हैं। ये पर्सनल फेवल बोलते हैं, यानी ये कह रहा है कि ऐसा महसूस करते हैं कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं। जैसे उसकी शर्ट पर स्याही लग जाना, और उसका फिर गांव, शहर या घर पे जाना, ऊपर वो रास्ते पे चलता है तो वो यही सोचता है कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ये वाला। एक एल के नाइड इसी प्रकार के एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने 2 शब्द दिए थे। एक तो दिया था पर्सनल फेवल, एक दिया था इमेजरी ऑडियंस। ये दोनों ही पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो एक तो पूछ लिया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे मिलेगा तब बताऊंगा। ये कह रहा है कि अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, जैसे ABE कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ना उससे संबंधित, जो स्किनर वाली उससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये मैं कह रहा था ना, उसके ये आ गया क्वेश्चन कि युवा किशोरों यानी जो युवा किशोरों की यह मान्यता होती है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं, ये जाने जाते हैं। तो ये काल्पनिक दर्शक यानी इमेजिनरी ऑडियंस बोलते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए इसी पेपर में। अभी हमसे शुरुआत का क्वेश्चन था वो अल्बर्ट बांडुरा का था, उसके 4 स्टेप यहाँ पर पूछे हैं। तो मैंने बताया था पहले अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर लास्ट में रिप्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लास्ट में मोटिवेशन। तो इस प्रकार का कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो हम कहेंगे देखो ये वाला, ये देखिए इंग्लिश देखिए, क्योंकि इंग्लिश आसान होती है, जैसे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में अवदान, धारण करना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है प्याजे से संबंधित। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं था। तो देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन ऑप्शनों को पढ़िएगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी यह मान्यता थी, यानी जीन प्याजे की, कि विकास सतत होता है, जबकि वो ऐसे नहीं मानते थे। वो मानते थे डिसकंटिन्यूटी, यानी असतत, क्योंकि उन्होंने एक आरेख दिया था बच्चों की अवस्थाओं को लेकर, बताया था शुरुआत में थोड़ा विकास होता है और उसका तेज होने लग जाता है। यानी इस प्रकार के एक जो इन्हें आयताकार ग्राफ बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, तो इस प्रकार का दिया था उन्होंने। हर अपनी एक अवस्था की विशेषता बताई थी, तो इस प्रकार ही दिया था। उन्होंने कहा था ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे, जैसे कि पहला था इस सिद्धांत की यह मान्यता थी कि यह विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। यह मान्यता थी कि बच्चे सम्मिलन और आत्मसातीकरण, इंग्लिश क्या दे रखी है, एसिमिलेशन और कम्युनिकेशन, सही बात है। यदि जीन प्याजे ही बताते हैं इसके बारे में। बाकी है इस 4 नंबर ऑप्शन था, इसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास है वो 4 चरणों में होता है। एसपी कैप का मतलब ये हुआ सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और आपकी कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन स्पेस की संकल्पना किसने दी थी। इसे बोलते हैं लाइफ स्पेस। ये कुट लेविन से संबंधित है। लेविन क्षेत्र सिद्धांत ये कुट लेविन से संबंधित है। और यानी कुट लेविन लिख रहा है ना, यहाँ पर कुट नहीं लगा रखा है आगे, बाकी लेविन है, वो वही की बात है। कुट लेविन का ये क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाता है। इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। ये कह रहा है नकारात्मक पुनर्वलन एवं दंड में क्या संबंध होता है। तो हम ये कहेंगे संबंध इनमें ये होता है कि नकारात्मक पुनर्वलन देंगे ना तो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है। ठीक है, बाकी जब दंड देंगे तो वो अनुक्रिया कमजोर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। इसमें पूछा गया था यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम हो जाए, तो इस प्रकार के पुनर्वलन को क्या कहेंगे। ऐसे प्रीमेक का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहले कोई चीज़ें क्रिया हो रही थी या ठीक है, या उसकी आवृत्ति अधिक थी, तो जो दूसरी वाली हो रही है ना उसकी आवृत्ति कम हो रही है, इसका मतलब पहले का प्रभाव पड़ता है। इसे बोलते हैं प्रीमेक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि इनमें से बताइए कि स्थिर अंतराल पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा, स्थिर अंतराल, इसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड इंटरवल। यानी फिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, उनके लास्ट मंथ में महीने की लास्ट डेट को तनख्वाह आती है, यानी जो सैलरी आती है, तो वही होता है एक तरह से स्थिर अंतराल का पुनर्वलन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, तो ये है ना, एक व्यस्त नंबर डायल करना, ये संबंधित नहीं होगी। बाकी प्रथम जो आपकी मंथली जो वेतन मिलता है वो एग्जाम्पल हो जाएगा। आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, यानी हफ्ते में एक बार जाना, तो वो भी इसी का हो जाएगा उदाहरण। प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि होना, तो ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता रही है। ये स्वलीनता की बात कर रहा है। वैसे देखा जाए स्वलीनता शब्द किसने दिया था, स्वलीनता, इसे ऑटिज्म बोलते हैं। स्वलीनता दिया था आपके लियो कैनर ने, सही है ना, नहीं लियो कैनर है क्या, देखो 2 नाम आते हैं, मैंने बताया भी है। एक तो विकासात्मक विकार का आता है, एक इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो लर्निंग डिसेबिलिटी दे दी आपके सेबोल क्रिक ने, ऑटिज्म यानी विकासात्मक विकार दिया था लियो कैनर ने। तो सही बताया कि लियो कैनर नहीं दिया था ये शब्द, तो इसकी एक विशेषता नहीं है। तो हम ये कहेंगे, देखो देखने और सुनने की समस्या होगी ना, ये अलग डिसेबिलिटी हो जाएगी। ऑटिज्म बच्चे की नहीं होगी। ऑटिज्म बच्चे वे होते हैं जो, तो एक तो समाज में ये अंतःक्रिया करने में समस्या आती है, यानी घर परिवार या अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यानी बातचीत वगैरह अन्य चीज़ें जो क्रिया होती हैं वो नहीं कर पाते। बाकी शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में भी समस्या आती है। ठीक है, और बाकी ये बारंबार व्यवहार दोहराते रहते हैं एक ही काम को। ठीक है, तो इस वजह से ये 3 तो विशेषताएं हैं, वो जो विशेषता नहीं होगी वो हो जाएगी 1 नंबर। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि किम ने अपने मोबाइल नंबर बदल कर एक नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तो तब वह सिर्फ 2-3 अंक ही बता पाया। तो इसका रीज़न क्या है, हम ये कहेंगे इसका रीज़न ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी जो उसका पहले का जो नंबर था ना, पहले का जो नंबर था उसने चेंज किया, दूसरा नंबर लिया,
तो वो उसने 2-3 अंक तो याद कर लिए, लेकिन बाकी बार उसे पीछे का याद था। इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, यानी पूर्व ज्ञान उसे वर्तमान के ज्ञान में क्या कर रहा है, व्यवधान कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रोएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से वाइकोस्की से संबंधित जो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। आप देखेंगे तो यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। उपेक्षा का मतलब ये है कि उसे इग्नोर करता है या उसके बारे में बात नहीं करता है या गलत बताता है। तो इस प्रकार का ये खतरा गलत हो जाएगा। जबकि वाइकोस्की ने तो कहा था कि हम जो भी सीखते हैं ना वो SEL के थ्रू ही सीखते हैं। पहले तो सोशल इंटरेक्ट करेंगे यानी समाज में, फिर उसके कल्चर और फिर भाषा, इन तीनों की तो बात की थी। जबकि ये कह रहा उपेक्षा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट सही थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है। यानी ये बात कर रहा है कि जो आपके 3 डोमेन बताए थे, एक तो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक, तो अपने ही ज्ञानात्मक यानी ब्लूम ने खुद ने दिया था, उसमें से कौन से उप स्टेज होती हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, को आसे इससे याद कर लीजिएगा, 6 स्टेप याद हो जाएंगे। जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। अब देख लीजिएगा, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन अनुप्रयोग ये हो जाएगा, और कौन सा अनुक्रिया ये नहीं होगा, विश्लेषण है एनालिसिस, इससे हो जाएगा ये से। पहली एप्लीकेशन थी, दूसरी एनालिसिस थी, दो तो मिल गए, और संश्लेषण ये आ जाएगा ऐसे, सिंथेसिस। बाकी जो नहीं है तो वो हो जाएगा कह सकते हैं 4 नंबर। क्योंकि इस क्वासे में कहीं पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, इससे आसानी होती है। आपको मालूम होना चाहिए ये स्टेप फिक्स हैं। जैसे नॉलेज होगा पहले, फिर उसे अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग का मतलब होगा एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर आपका इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। ये उच्चतम होता है, ये निम्नतम होता है। ये 6 स्टेप होते हैं। और बाकी जो आपका अनुक्रिया है ये कहीं ना कहीं आपके क्रियात्मक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं है। ये आपके NCERT में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये दृष्टि और जो हम सुनते हैं ना उससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, किशोर बालकों के दिवा सपने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो दिन में जो देखते रहते हैं ना सपने, उनके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं किशोर के बारे में। तो हम ये कहेंगे इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। यही गलत है, हमें पूछा गलत था, इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया था। तो ये मतलब होता है, वो थे ना, मैं LK नाइट का नाम ले रहा था, मनोवैज्ञानिक का, तो उन्होंने 2 शब्द दिए थे, एक तो पर्सनल फेवर और इमेजरी ऑडियंस। तो 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछ लिए उन्होंने, अब तीसरा ये पूछा है। ठीक है, इसी पेपर में। तो इसका हो जाएगा, ये बात कर रहा है व्यक्तिगत मिता की, यानी जिसे बोलते हैं हम पर्सनल लाइफ फेवियल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये वाक्यांश दे रखा है, एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन है। इसका मतलब क्या है, हालांकि ये दोनों चीज़ अब पॉजिटिव बात हो रही है, कहीं नेगेटिव तो हो रही नहीं, तो उपागम उपागम हो जाएगा। ठीक, अप्रोच कॉम्प्लेक्ट हो जाएगा। ये आपके हुए हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक हुए थे सर, कोटलेव में हुए क्या, उन्होंने 4 प्रकार के शायद ये बताए थे। जैसे कि पर्यार होता है तो वो कॉम्प्लेक्ट हो जाएगा, और उपागम का हो जाएगा अप्रोच, एक उपागम एक पर्यार हो जाएगा। ये तीसरा, फिर एक चौथा प्रकार बताए थे। ये 4 प्रकार के बताए थे। ठीक है, ये द्वंद्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राउन फैन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इन्होंने 5 स्टेप बताए थे, और उन 5 स्टेपों में अलग अलग जो इकोसिस्टम था उनकी विशेषताएं थी। तो ये 5 कौन से थे, मैं नाम भी बता दूँ। जैसे सही है ना, माइक्रो हो जाएगा, फिर मीजो हो जाएगा, और पीछे सभी में सिस्टम लग रहा है। ठीक है, फिर एक्चो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैक्रो हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्रोनो लास्ट का। तो जो मैक्रो है ना, मैक्रो की तो पूछ रहा है ना ब्रेथ, इंग्लिश देखिए मैक्रो कहाँ पर है, मैक्रो देखो ये वाली लाइन काढ़ी है ना, ये वाली मैक्रो, इसकी विशेषता बताइए क्या है। और ये सभी इन्होंने जो आपकी पारिस्थितिकी होती है ना, उसी प्रकार इन्होंने ये मॉडल बना के दिया था इस प्रकार का। तो ये मैक्रो की विशेषता क्या होती है हम कहते हैं, और इसमें से तो देखो मैक्रो की विशेषता हमें पता होना चाहिए, और उनमें से कौन सी नहीं है ये बतानी है। तो देखिएगा, जैसे मूल्य हो गए, कानून हो गए, रीति रिवाज हो गए, ये तो होते हैं, लेकिन जो विद्यालय और आपका स्कूल हो या पेरेंट्स हो, ये आपके माइक्रो में आते हैं। ठीक है, मैक्रो में नहीं आते। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो अलग बताना था हमें।
नेक्स्ट है पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम ये कहेंगे इन सभी में कि रिश्वत एक प्रकार का, तो ये गलत है कहना, ये पुरस्कार में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जैसे वांछनीय व्यवहार में वृद्धि होना ये हो जाएगा, एक रुचिकर उद्दीपक हो जाएगा, और जो भी अनुक्रिया हो रही है उधर दृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो ये तो 3 सही हैं, जो गलत होगा वो 1 नंबर हो गया। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमने पहली बार देखा है कि सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा आपके स्टर्नबर्ग एवं लोबर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा है चिंतन करते हैं। तो इस कथन निम्नांकित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी सर्वोत्तम व्याख्या की गई है अवस्था में। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगी, पहली अवस्था जीनी प्याजे की। उसी में है 5 इंद्रियाँ होती हैं ना हमारी, जैसे सुनना और जो जीभ के द्वारा स्वाद लेना, आँखों के द्वारा देखना, ये इनके द्वारा सीखता है बच्चा। इनमें से बाल अध्ययन का संस्थापक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे स्टेनी हॉल, यानी स्टेनी हॉल है, इन्होंने बाल अध्ययन का संस्था थी, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर ये संस्था इसकी बाल अध्ययन की कह सकते हैं नींव डाली थी, इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि वो एल्किंडत के द्वारा किया गया था। मैं जब नाम ले रहा था ना वो किसका था, वो एल्किंडत ही था, इसी ने बताए थे। जैसे कि मैं नाम लिए थे, 2 नाम लिए थे आपके, एक तो था पर्सनल फेवर और दूसरा था आपका इमेजरी ऑडियंस। तो ये इन्हीं के प्रकार थे 2। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं एल्किंडत से, ये 4था क्वेश्चन आया है। इसमें से पूछ रहा था कि जो किशोरावस्था होती है उसके अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, और जैसा कि एलिगेंट के द्वारा बताया गया था। इनमें से जो होगा वो नहीं होगा सुनिश्चितता या अक्रेता, जिसे बोल रहे हैं आप एसर्टिवनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से शिक्षण व्यू रचना कौन सी है जो लोकतांत्रिक नहीं है। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रदर्शन, बाकी सभी आपकी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक थी। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्वरण की संकल्पना के समतुल्य है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रभाव के नियम पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। ये अल्बर्ट बांडुरा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तीसरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रभावी शिक्षण कह सकते हैं युक्ति कौन सी है मॉडलिंग की। तो हम कहेंगे बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए, यानी जो आपके होते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनके लिए आपकी मॉडलिंग जो शिक्षा है बच्चों में दी जानी चाहिए। तो ये आपकी प्रभावी रहेगी, जो आपके किससे संबंधित है, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा के जो सामाजिक अधिकार सिद्धांत है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम होगा। हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, इनमें से सभी को देखेंगे तो कि जो भी आपको पृष्ठ पोषण है यानी फीडबैक मिल रहा है उसके पश्चात आप समान गलती ना कर दोहराना है। ठीक है, उसमें बेहतरी लाएं। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आएगा एक बच्चा क्रोधित होगा अपनी सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसके घर में उसे सजा दी जाती है। तो उदाहरण किसका है। तो वही है अल्बर्ट बांडुरा अनुकरण के द्वारा सिखाते हैं। तो उन्होंने इन्हें बच्चों पे भी तो प्रयोग किए थे। मैं जब कह रहा था बोबो डॉल हो गई एक, तो बोबो ठीक है, और जोकर हो गए, और जो वहाँ पर उपस्थित थे बच्चे थे उन पर भी प्रयोग किए थे। और इन बच्चों ने जहाँ उन पर विभिन्न प्रकार के उन्हें चलचित्र यानी जो आपकी एक तरह से वीडियो दिखाई विभिन्न प्रकार के, उसमें हिंसात्मक चीज़ें दिखाई, कुछ ऐसी दिखाई जो नॉर्मली समाज में होती है। तो बच्चा उसी ही देख कर वैसा ही अनुसरण कर रहा था। ठीक है, तो ये उसी से पूछा है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, यानी अल्बर्ट बांडुरा से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही सिद्धांत से 3 से 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन देख लिए। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें किस प्रकार के CDP के क्वेश्चन बने हैं वो देख रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सही विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास में परिवर्तन होता है, सही बात है। प्रारंभिक विकास है परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। विकास पैटर्न है वो अपूर्वान्वयी है या अनप्रिडिक्टेबल हो कह रहा है ये, जबकि ये होता क्या है प्रिडिक्टेबल। तो हम ये कहेंगे ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी विकास में व्यक्ति भिन्नता होती है, ये बात सही है। 1 2 4 तो सही है, वो गलत होगा 3 नंबर। इसमें पूछा है प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो आपकी वाक्य पूर्ति तकनीक है ना, ये आपकी आती है प्रक्षेपी विधि में। ठीक है,
और बाकी विधियाँ जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये दोनों आएंगे आपकी सब्जेक्टिविटी में, यानी आप बोल सकते हैं व्यक्ति निष्ठता में। चेक लिस्ट आएगी, ये आएगी ऑब्जेक्टिविटी में, यानी वस्तुनिष्ठता में। ठीक है, तो समझे होंगे। नेक्स्ट, आत्म संप्रत्यय के आधार पर क्या होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएगी, चाहे तो आपका सामाजिक रोल कोई भी हो या आपके बॉडी में हो जाए, यानी शरीर प्रतिमा, ये सभी आत्म संप्रत्यय में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा जुंग, ये आपके जुंग कौन थे, ये जुंग थे किसके, सिगमंड फ्राइडे के शिष्य थे ना जुंग, सही है, उन्हीं के थे। अंतर्मुखी चिंतन प्रकार का व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, फिर उन्होंने बीच में एक अन्य प्रकार भी बता दिया था, यानी इनके 2 प्रकार थे, एक तो अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी, लेकिन बीच में इन्होंने उभयमुखी भी शब्द जोड़ दिया था, तो ये 3 प्रकार हो गए थे बाद में, लेकिन शुरुआत में 2 प्रकार थे। तो इनमें से बताइए जो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं ना, इंट्रोवर्ट, उनकी विशेषता नहीं है, आत्म केंद्रित तो होते हैं, ये सही बात है। ठीक है, और स्वयं के जो भी बुद्धि होती है उसी के आधार पर काम काज करते हैं, ये भी बात सही है। तत्वों के आधार पर, यानी जो बुक्स में जो सिद्धांत है उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं तत्वों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले होते हैं। लेकिन आशावादी होते हैं ना, तो ये आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी वाले, जो नेता लोग हो गए या अन्य उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो वो करीबन 1350 ग्राम होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे तो 1350 ग्राम के समथिंग आएगा। 1300 ग्राम आ रहा है, लेकिन फिर भी 1350 ग्राम माना जाता है एक वयस्क का। ठीक है, तो 1200 और ये 2600, 1300 आएगा औसत, तो हालांकि 1350 माना जाता है, फिर भी हम इसी ऑप्शन पर जाएंगे। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरेडिटी जीनियस में व्यक्तिगत विविधता या विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है, तो आपके थे फ्रांसिस ई गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइए समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है, तो हम कहेंगे जो भी आपकी जो प्रत्याहार या आज्ञाकारिता इसे बोल रहे हैं, चाहे तो आप विड्रॉ करिए या सब में से नेस कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, ये अप्रत्यक्ष मानी जाएंगी। ठीक है, प्रत्यक्ष हो गई ये वाली प्रत्याहार और आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां, इसमें बताइए कौन सी उन्मुक्तता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार या कि उत्तर रूढ़िवाद यानी पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है, वो बताइएगा। तो देखिएगा क्या चीज़ आती है, हमें विशेषता बतानी है आपकी। तो आपको पता है 3 लेवल 6 स्टेज है, तो इनमें से बताइएगा जो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल है उसकी जो 2 विशेषता होती है, 5 नंबर की और 6 नंबर की। हालांकि 2 होती है, लेकिन 5 नंबर की 6 की होती है। तो लास्ट की तो होती है एथिकल वाली, और जो 5 नंबर की होती है ना, इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन का मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। बाकी और की बात की जाए, जैसे दंड एवं आज्ञाकर्ता की बात की जाए, तो आप भी जानते होंगे ये आपकी लेवल फर्स्ट में आती है और पहली अवस्था होती है। अच्छा लड़की अच्छी लड़की 2 नंबर की अवस्था है, लेकिन इसमें भी 2 यानी लेवल 2 और अवस्था नंबर 3 की 3 और 4 होती है। तो 3 नंबर की होती है गुड गर्ल नाइस बॉय, तो या गुड बॉय नाइस गर्ल कुछ भी कह दीजिएगा, इसी से संबंधित होती है। कानून एवं सामाजिक व्यवस्था ये 4 नंबर की अवस्था होती है, जिसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। बच्चा है कानून और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर नैतिकता सीखता है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो देखो वीर पूजा होती है, और देखिए सांवेगिक स्थिरता कह रहा है ये, तो यानी स्टेबिलिटी पाई जाती है, लेकिन इसमें तो स्टेबिलिटी पाई नहीं जाती है। यानी किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है, स्टैनी हॉल ने बताया था तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और जबकि कह रहा है स्टेबिलिटी पाई जाती है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये सभी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन ज्ञान और तथा कौशल या अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थी के अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए वो कहलाता है, ये आपके स्किनर से संबंधित है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आप पढ़ते होंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साकी या अवरोही, मैथमेटिक्स वाला, तो ये आपके उसी से संबंधित पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अच्छी स्मृति का एक लक्षण नहीं है, यानी गलत है, वो बताना है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर है ना औसत धारणा, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपकी स्मृति के बारे में, अच्छी स्मृति के बारे में गलत हो जाएगा। बाकी है कौन सा संप्रदाय अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखो उन्होंने मॉडलिंग की बात की है,
उन्होंने अनुकरण की बात की है, उन्होंने अवलोकनात्मक अधिगम की बात की है, लेकिन उन्होंने एडेप्टेशन की बात नहीं की है। इसकी तो जीन प्याजे ने बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, अनुकूलन है, इसकी बात नहीं की है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13वां। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सेडलन के शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए एक प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा 711, यानी 7:1:1। ये आपकी प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों के अनुपात की विशेषता थी, ठीक है। और भी थी, जैसे कि आपकी मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, उनकी भी याद रखनी होगी, ठीक है। मुझे याद नहीं है, जो मुझे तो ये वाली याद है, ठीक है। और ये 3 भागों में बांटे थे, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एक्टो में बात है दुबले पतले, मतलब लकड़ी जैसे होते हैं, लंबे वगैरह वो। और आपके मैंने गलत बता दी, 1 सेकंड माफ़ी चाहूँगा। पहला आता है एंडो आता है, फिर दूसरा आता है मीजो, और चौथा आता है एक्टो, ठीक है। एंडोमॉर्फिक होते हैं, ये होते हैं सुडोलकाय और एथलेटिक, ठीक है। यानी सॉरी, ये क्या हो रहा है, गलती बहुत हो रही है। गोलाकार, सुडोलकाय ये होते हैं, ये ध्यान रखें। मीजो में ये होती है, जैसे कि आपके एथलेटिक वाले हो गए, ठीक है वो। और बाकी एक्टो में आते हैं दुबले पतले लकड़ी जैसे होते हैं ना, लंबे वो वाले, ठीक है, ये थे। अब इनमें ये भी उन्होंने बताया था कि इन्हें श्रेणी क्रम मानते हुए जो प्रबल एंडोमॉर्फिक होते हैं ना, ये वाले, तो इनका ये क्या है, 7:1:1। ऐसे ही मीजो का मुझे पता नहीं है और एक्टो का भी नहीं पता है, ठीक है। जो पता था वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं व्यवस्था कौन सी थी? वही थी किशोरावस्था वाली, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बना भूमिका क्रांति। ये 5 नंबर की स्टेज थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्लिफोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त सृजनात्मक तत्व थे, उनमें से कौन सा नहीं था? देखो, फ्लुएंसी की बात की है, फ्लुएंसी बोलते हैं, या फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, ओरिजिनिटी की बात की है, लेकिन इंक्यूबेशन की बात नहीं की, ये टॉरेंस ने बात की है, ठीक है। तो ये नहीं होगा उद्भावन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो वो जो सिक्वेशनल होता है ना, ये नहीं होता है, ये प्रकार नहीं आता है इसमें। बाकी पार्श्व को, जिसे लेटरल ट्रांसफर को बोलेंगे, क्षैतिज वाली हो, ओरिजेंटल वाली, या शून्य हो, धनात्मक हो, ये सभी की बात की है। और नकारात्मक वाली होती है ना, वो भी बात की है, लेकिन सिक्वेशनल की बात नहीं की है। यानी सिक्वेशनल का मतलब है, जैसे आपने पहले कोई जोड़ सीख ली है, फिर इसके बाद आप गुणा सीखेंगे, तो ये निश्चित तौर से सहायता करेगा। तो इस प्रकार के क्रमिक होते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार का ये बात नहीं की है। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, तो OLPG, ये मैंने ट्रिक याद कर रखी, इससे याद रख सकते हैं। ओरल, तो ओरल है क्या, देखिए ये है, एनल है, और ये दे रखी पी मतलब पहले ये दे रखी है, तो नहीं होगी, वो होगी एनाटोमी, ऑटोनॉमी स्टेज नहीं होगी, यानी 2 नंबर की अवस्था है ना, वो नहीं संबंधित होगी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का एक धनात्मक विज्ञान है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कह सकते हैं, जो मैकडूगल थे ना, सर विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, जो जन्मजात होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है, इस प्रकार बताया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। इनमें से आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन करना, ये नहीं होगी, ठीक है। बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां है। इसमें पूछेगा, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, पर यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या की है? ये बात की है जीन प्याजे ने, जिसे स्कीमा नाम दिया था। इसमें भी अकोमोडेशन और आपकी एसिमिलेशन शब्दों का उपयोग किया था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत स्वयं ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड है, वो इसकी में ही हो जाएगा, ठीक है। वो इसी की बात करते हैं कि नॉलेज ऑफ पैकेट होती है, ठीक है, यानी ज्ञान का एक तरह से संग्रह होता है। नेक्स्ट है कि ये अंग्रेजी के एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स बता दिया, हाउस का बहुवचन हाउसेज बता दिया, पेन का बहुवचन भी पेन्स बता दिया। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया है, तो यह किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण है? तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, क्यों गलत बता रहे हो। हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि जिन वर्ण के पीछे एस लग जाए तो वो बहुवचन हो जाए। कुछ ऐसे भी वर्ण होंगे जिनमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक होगा? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उद्दीपन की अवधि है, ये आपकी बाह्य निर्धारक होगी। बाकी अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, ये आपकी इंटरनल हो जाएगी। मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण
व्यक्तित्व के विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है या किस सिद्धांत से संबंधित है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये TAT कहलाता है। ये मॉर्गन मुर्रे ने दिया था 1935 में। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली कार्ड दिया जाता था। इसमें से 10 तो मेल, 10 फीमेल, 10 दोनों के पिक्चर, इस प्रकार ये 30 कार्ड हुआ करते थे। और ये व्यक्तित्व मापन की विधि थी। तो अब बताइएगा ये किस सिद्धांत से संबंधित थी। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन पूछा है, ये हमने भी नहीं जानकारी थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें से बताइए कौन सा मध्यम बोल सकते हैं मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। तो ये हो जाएगा आपका 36 से लेकर 50 के मध्य। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से बताइए कौन सा है एटलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का एक प्रकार नहीं बताया है उन्होंने। तो ये आपका जो आलसी टाइप वाले होते हैं ना, जिसे लेजी टाइप बोलते हैं, ये प्रकार नहीं बताया। बाकी चाहे रूलिंग हो, आपका गो गेटिंग वाले टाइप हो, या एस्केप वाले, इनकी बात की है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोडसा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हुआ करते थे। वो 10 कार्ड हुआ करते थे। दिया किसी था हरमन रोडसा ने कब दिया था 1921 में। कितने कार्ड 10 जानवरों की जगह पे, सॉरी मनुष्यों की जगह पे जानवरों का उपयोग किया गया था। जिसमें से प्रथम कार्ड हुआ करते थे वो ब्लैक एंड वाइट, और जो लास्ट के 5 होते थे विभिन्न रंग बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाल भूरा काला, इस प्रकार के थे। लाल भूरे काले, ये कन्फर्म नहीं हो, लेकिन आप ध्यान रखना इन 5 को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा था, 2 और 3। जो 3 थे ना लास्ट के, वो विभिन्न रंग के हुआ करते थे। और ये भी व्यक्तित्व, और ये इनकी उम्र थी बच्चों की 3 से लेकर 10 वर्ष मानी गई है। और इसका भारत में किया था उमा चौधरी ने प्रयोग। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा है मूल्यांकन की दृष्टि से स्पेंसर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आधा सारा, या सारा आधा कर लेते हैं, वही की बात है। ट्रिक बनाते हैं तो कोई भी हो अपने आधार पर ही बनती है, तो उनमें याद हो जाते हैं। बस ये है, देखो राशि बन जाएगा राजनीतिक, आ से आध्यात्मिक, दा से धार्मिक, ये 3 तो तुम्हें याद हो गए। अब इस 3 इसी से संबंधित होंगे। जैसे सौंदर्य हो गया, इसी से संबंधित होगा। सामाजिक हो गया, इसी से संबंधित होगा। एक एस का मुझे मालूम नहीं है, तो 5 तो याद करवा दी, एक आप देख लेना। देखो सैद्धांतिक, और ये हो गया वो सैद्धांतिक है ना, इसी में आएगा। अब देख लीजिएगा, मैंने बताई थी सारा आधा, ये ट्रिक। तो मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। र से हो जाएगा राजनीतिक, आ से आध्यात्मिक, दा से धार्मिक। ठीक है, सा से मैंने 3 बताए थे, सौंदर्यात्मक, सामाजिक और आपके सैद्धांतिक, ये हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक भी हो जाएगा। कलात्मक का मतलब सौंदर्य से ही होता है। बाकी सोडोल्काई की बात नहीं की, सोडोल्काई की बात की सेल्डन ने, माफी चाहूँगा, सेल्डन के गुरुजी थे क्रैशमर, उन्होंने बात की है। सेल्डन ने तो 3 प्रकार बताए थे, एंडो, मीजो और एक्टो। लेकिन इसके शिष्य हुआ करते, सॉरी गुरु हुआ करते थे क्रैशमर। क्रैशमर ने 4 प्रकार बताए थे। एक तो एथलेटिक था, एक एस्थेनिक था, एक पिकनिक था और एक डिस्प्लास्टिक था। ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण होते हैं। तो इसमें से जो संबंधित है ये सुरोल का, ये आपके किसे क्रैशमर थे, और बाकी ये 3 स्प्रेंजन ने। और ये इन्होंने किसी के आधार पर व्यक्तित्व बांटे थे, प्रकार के आधार पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से थोंडाइक के प्रदत्त अधिगम का गौण नियम कौन सा है, यानी सेकेंडरी नियम। मेन नियम तो PTA होते हैं, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, और बाकी सेकेंडरी होते हैं BA MCA। तो इसमें पूछा गया है गौण सहायक नियम कौन से देते हैं। तत्परता मेन नियम हो जाएगा, ये भी मेन नियम हो जाएगा, ये भी। तो यही हो जाएगा आपके मानसिक वृद्धि का नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसमें से बताइए किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो हम ये कहेंगे किशोरावस्था है ना, वो वास्तविकताओं का समय होता है। ये तो सही बात है, वास्तविकताओं का समय होता है, तो ये तो ऑप्शन सही है ना। बाकी और ऑप्शन देखते हैं, जैसे किशोरावस्था है, बाल्यावस्था और जो वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था होती है। यानी ये है कि बाल्यावस्था से ये जंप करता है, किसमें, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो उसके बीच की अवस्था मानी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है CDP से संबंधित, कि पहला है बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो पहला बुद्धि परीक्षण है वो आपके अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया था, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से बदलते रहते हैं। तो ये आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो जन्मजात इसमें से नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका सुरक्षा। बाकी भूख, प्यास और विश्राम, ये आपके जन्मजात होंगे।
इसमें से बताइएगा कि किशोरावस्था, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, तो ये स्टेनी हॉल ने कहा था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा कौन सा ज्ञानी द्वारा प्रदत्त अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर होता है, यानी पी स्लैश में मैंने ये ट्रिक कई बार बताई है। तो इसमें जो लास्ट स्टेप होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यही उच्चतम माना जाता है। अरे मैंने गलत बता दी, ये तो मैं उसका बता रहा था, क्या बोलते हैं आपके, ये रॉबर्ट गैनी है, इसकी तो ये ट्रिक होगी, क्या ट्रिक होगी, रॉबर्ट गैनी की होती है कि एसएससी वर्सेज डीसीआरपी, यही 8 स्टेप बताए थे इन्होंने। तो जो शुरुआत में होता है वो प्रारंभिक निम्नतम होता है, ये उच्चतम माना जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है 8वें नंबर का, तो यही होगा समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। ये 8 स्टेप बताए थे, शुरुआत के होते हैं, ये शारीरिक होते हैं, बाकी सभी संज्ञान से संबंधित होते हैं, दिमाग से। नेक्स्ट है कि इसमें से व्यक्तित्व मापन की अप्रचलित तकनीक कौन सी है, तो ये समाज विधि हो जाएगी, और समाज विधि भी आपकी ये सब उसमें आएगी ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की अच्छा लक्षण कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे जो असहनीयता है ना, इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो ये नहीं होगी, बाकी सभी हो जाएंगे। इसमें से कौन सा संप्रदाय जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया था, तो देखो आपने एसिमिलेशन पढ़ा हुआ, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, लेकिन आपने सांकेतिक नहीं पढ़ा हुआ। सांकेतिक है तो जेनर ब्रूनर की 3rd नंबर की अवस्था आती है, उसकी नाम होता है सिम्बॉलिक, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेपर के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो वो हो जाएगा, इसमें से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पारंपरिक चरण के आरोप, इनकी बात नहीं की है, बाकी इन तीनों के पॉइंटों की बात की है। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं, वो लेव-वाइगोत्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से व्यक्तित्व मापन की प्रविधि नहीं है, तो देखो साचार्य तो है, वाक्यपूर्ति भी है और चित्र कथात्मक भी है, लेकिन जो आपका फोटोग्राफी का जो व्यक्तिगत दत्तपत्र है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें बताइए केटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की गत्यात्मक यानी डायनामिक होगा ना, ये सही है, डायनामिक जो ट्राइड बताए थे, तो उनमें से एक प्रकार नहीं था। देखो अभिवृत्ति बताई थी उन्हें, स्थायी भाव भी बताए थे, रूढ़िवादिता भी बताई थी, लेकिन उन्होंने तीव्र इच्छा नहीं बताई थी। अरे एक सेकंड, ठीक है, उन्होंने एक तो तीव्र इच्छा नहीं बताई, और फिर रूढ़िवादी परंपरा होती है ना, ये भी सम्मिलित हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। यानी उन्होंने एटीट्यूड बताया था, और जो आपकी सेंटीमेंट होते हैं आपके मनोभाव, वो भी बताए थे, लेकिन उन्होंने तीव्र इच्छा और रूढ़िवादिता ये तो उन्होंने नहीं बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, किस आयु वर्ग के बालक हैं वो आपके, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण जिसे CAT कहते हैं, वो कब लागू किया गया था, यानी किस वर्ष के बच्चों के लिए आयु वर्ग के लिए लागू होता है, तो वो 3 से 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें से बताइएगा कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि ये कह रहा था कि मांसपेशियों का भार है कुल भार का करीबन 20% होता है, तो ये कहना गलत है, बाकी ये सभी सही है। दिमाग अपना देखने की प्रवृत्ति होती है, शब्दकोश बढ़ जाता है, मानसिक योग्यता चरम सीमा पर होती है या पहुँच जाती है, ये तीनों कथन सही है। जो 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इनमें से बताइए कि मोटिवेशन के बारे में कौन सा गलत है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मोटिवेशन व्यवहार होता है ना, वो आपकी प्रकृति को कठोर नहीं करता है, सरल बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसमें से स्टैन विनय बुद्धि उपलब्धि के स्केल के अनुसार न्यून मानसिक योग्यता वाले जो भी बच्चे होते हैं या मंदता वाले, तो उनकी सीमा कितनी होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक डाटा नहीं दे रखा है, इस वजह से डिलीट किया गया था। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कॉल ब्रुस हो जाए, कॉल ब्रुस बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इनमें से गलत बताइए जिनकी आदत के बारे में गलत बताना है, जो आदत की विशेषता होती है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है आपको वो बताना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये वंशानुक्रम नहीं होती है आदत, ये हम वातावरण से सीखते हैं, वातावरण से आदत लगती है तो उस हिसाब से ये अर्जित होती है, ना कि ये वंशानुक्रम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके संबंधित हो जाएगा। रटन स्मृति का सिद्धांत है ना, ये नहीं संबंध होगा, बाकी चाहे मानसिक अनुशासन हो, समान अवयवों का सिद्धांत हो या सामान्यीकरण का, ये सभी संबंधित होंगे, ऑप्शन नंबर 2 संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है इनमें से, वो बताना है। तो देखो उद्दीपन अनुक्रिया बोलते हैं इसे, और अधिगम का बंध सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का बोलते हैं, लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये तो आपका CR पावलर से संबंधित है, क्लासिकल कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22वां, इनमें बताना है कि कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषता के संदर्भ में गलत है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो मूल प्रवृत्तियाँ अल्पकालिक होती है, ये कहना गलत होगा। बाकी सभी जन्मजात होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं और मनो शारीरिक स्वभाव वाली होती है। विचार, निर्णय लेने, भाषा, अन्य उच्च मानसिक क्रियाओं में जुड़ी मानसिक गतिविधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम संज्ञान कहेंगे, यानी कॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो पूछा गया है, इसमें से बताइएगा कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं है, ये बात सही है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी उद्देश्यपूर्ण, ये भी बात सही है। अधिगम क्षेत्र व्यापक होता है, ये बात सही। तो फिर 4 नंबर गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 3 तो सही थे, हमें गलत बताना तो 4 नंबर होगा। मूल प्रवृत्तियाँ एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाएंगे, ये गलत है। ये मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और जब ये अधिगम होता है वातावरण के अंतर्गत इंटरेक्ट से, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। जे बी गिलफोर्ड के द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के घटक विषय वस्तु का एक प्रकार नहीं है। तो जे पी गिलफोर्ड ने ये आपका जो सिद्धांत दिया था 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, इसमें 3 आयाम बताए थे, OCP। तो ऑपरेशनल, कंटेंट और प्रोडक्ट। तो ये कंटेंट में कौन कौन से भाग आते हैं? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बॉयफ्रेंड SS, ये ट्रिक है, इसमें ये शब्द आ जाएंगे, जैसे कि इसमें व्यवहारिक, बिहेवियर हो जाएगा। F यानी फिगर, आकृति से संबंधित हो जाएगा। एक S, जैसे आप सिम्बॉलिक बोलेंगे तो आपकी सिम्बॉलिक है क्या है, तो सिम्बॉलिक इससे संबंधित हो जाएगी। दूसरी एस होती है सेमेंटिक्स, शायद सेमेंटिक्स ही होती है, लेकिन सेमेंटिक्स इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसमें दे रखा है सिस्टम। और सिस्टम आती है, ये आपकी आती है प्रणाली में, जो आपकी प्रणाली होती है ना, प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को, तो ये आपकी आती है प्रोडक्ट, यानी उत्पादन में आती है। मैंने बताया ना OCP, जो सी है ना, इसके तो 3 भाग हो गए, आकृति हो गई, सांकेतिक हो गई, व्यवहारिक। जो प्रणाली है ना, ये प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बताइए स्मृति के तत्वों का सही अतार्किक क्रम क्या होगा? आपको इनमें स्टेप बताने क्रम क्या होगा? तो हम कहेंगे पहले तो हम अधिगम करेंगे, फिर अधिगम से जो भी चीज़ सीखेंगे ना उसे फिर हम धारण करेंगे, और धारण करके पूरा स्मरण करेंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके 3 स्टेप है ना, वो तो आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। बाकी लास्ट स्टेप इसमें चेंज किया गया है। जैसे पहले हम करेंगे हम, फिर अधिगम के बाद उसकी धारणा करेंगे, फिर उसे पुनः रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद पहचान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, यानी स्मृति का जो तार्किक क्रम होता है ना वो इसी प्रकार का होता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 27वां, कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ये ओसबर्न ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। इसमें से बताइए कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है, जैसे विस्थापन, प्रतिगमन, और आपकी इसमें से कौन सा नहीं होगा? ये पूछा था कौन सा सही नहीं होगा। तो ये स्थापन प्रतिक्रिया है ना, ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन जो आप आत्मकरुणा है ना, ये सेल्फ पिटी बोलते हैं, ये संबंधित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर है? पूर्णतः सुखवादी, और यानी सुखवादी और सुख प्राप्ति की अनु सिद्धांतों के निर्देशित करता है। तो ये आपकी इदम से संबंधित होता है। ये सिग्मंड फ्रायड ने 3 प्रकार बताए थे, इदम एवं प्रायम, ठीक है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन होता है सुख प्राप्ति से संबंधित। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? तो वही है, ऐसे बोलते हैं साइको एनालिटिकल। तो इसमें देखो, इसमें कहीं पर भी वैसे देखा जाए मनोविश्लेषणात्मक विधि का सिग्मंड फ्रायड आता है, लेकिन इसका शिष्य हुआ करता है जुंग, उसका भी नाम आता है एनालिटिकल में, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर अगर वो नहीं दे रखा है तो यही होगा राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन इस प्रकार। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और हम सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो इसे भी देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई का स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण रखता है, ठीक है। यानी जिसमें प्रश्नों का कठिनाई का स्तर, यानी इसमें कठिनाई के स्तर पर जब जोर दिया जाता है, समय का नहीं दिया जाता, यानी समय को सेकेंडरी रखा जाता है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण होगा? ये होगा आपकी शक्ति, यानी आपकी पावर देखी जाएगी कि आप क्वेश्चनों को कैसे हैंडल या डील करते हैं उनके साथ। एक ये भी पूछा जाता है कि जिसमें आपके कठिनाई का स्तर तो समान रख दिया, लेकिन उसमें समय देखा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि आपकी स्पीड देखी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है
कि एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सहकारी अधिगम कहेंगे। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखो बहुसंवेदी, इसमें तो आपकी जो सेंसरी मोटर, अरे क्या बोल रहा हूँ, जो आपके संवेग होते हैं ना वो 5 प्रकार के, तो उनसे संबंधित है। दल शिक्षण ये अपर क्लास के लिए उपयोगी होती है। बाकी अभिक्रमित अनुदेशन ये रट्टा मारने वाली चीज़ है और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई समूह ही नहीं बनाए जाते। इसमें तो ये भी प्रोग्राम लर्निंग होती है, तो इसमें तो केवल एक बच्चे पे ही ध्यान दिया जाता है, या हो सकता है एक से अधिक पर दिया जाए, लेकिन इसमें प्रोग्राम यानी फिक्स होती है चीज़ें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। बाकी ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमें कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पता था ऐसा। स्प्रेंगर के व्यक्तित्व वर्गीकरण के आकलन के लिए कौन सा उपागम संबंधित है? तो ये प्रकार उपागम के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार कौन से थे? मैंने इसकी शायद ट्रिक बताई है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, आधा सारा, आधा और सारा। अब मैंने ये देखो बताऊँ, आ से आध्यात्मिक, द से धार्मिक, रा से राजनीतिक, स से 3 होते हैं, सौंदर्य इसे ही कलात्मक कहेंगे, एक हो गया, दूसरा सामाजिक और तीसरा सैद्धांतिक। ये 6 प्रकार बताए थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो काल्पनिक दुनिया में रहना ये गलत हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कौन सा सही होगा? जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। किस प्रकार की रक्षा युक्ति का ये उदाहरण है? तो ये आपका सिंपल विस्थापन है, दूसरे का गुस्सा दूसरों को बता देना। नेक्स्ट है, किसी यानी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है तो कहलाती है, उसे स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। संवेग को देखने और इसे विचार में एकीकृत करने से समझने और संबंधित प्रबंधित करने संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसकी है? तो ये बड़ी सी परिभाषा दिखाई दे रही है ना, ये आपके जो जिन्होंने सिद्धांत दिया था मेयर और पीटर सेलोवे। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, इस प्रकार की एक बुक थी, उसी में मिलता है ये सब। नेक्स्ट है कि इनमें से अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ठीक है, तो इनमें से प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी, वो होगी प्रक्षेपण, ठीक है, यही नहीं होगी। हालांकि ये कुछ ना कुछ अलग ही टाइप से पूछा है इन्होंने, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें से प्रक्षेपी नहीं होगी। बाकी साक्षात्कार में आ जाएगी आपकी अप्रक्षेपी विधि में भी, वो भी सब्जेक्टिविटी में, प्रश्नावली भी सब्जेक्टिविटी में, अवलोकन भी सब्जेक्टिविटी में, जो संबंधित होगा वो 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कदम तोड़ना है कि सीखने के किस लेवल सत्यता पर प्रकटता है? रेडीनेस यानी तत्परता था, यानी जब आपके मन में इच्छा होगी तभी सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा है शिक्षण स्तर का एक नहीं है? तो देखिएगा, जैसे स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन, ये 3 होते हैं, लेकिन आधारभूत स्तर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर है कि जो आपकी निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का एक भाग नहीं है? तो उन्होंने 5 स्टेप बताए थे, माइक्रो, मीजो, एक्जो और मैक्रो, क्रोनो, ये 5 स्टेप होते हैं। इसमें देख लीजिए, माइक्रो है, मैक्रो है और मीजो है, या मैसो बोल सकते हैं, लेकिन माइनर है ना, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से आप बताइए कौन सी है संवेग से मूल प्रवृत्ति संबंधित नहीं है, इस प्रकार दे रखा है, तो हम ये कहेंगे, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो पहली है ना, क्रोध है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी, बाकी अधिकार की संग्रह हो जाएगी, आश्चर्य का जिज्ञासा, भय का पलायन, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। किशोरों का मानसिक किशोरों का शारीरिक विकास हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? हम ये कहेंगे सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था है? ये सामाजिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये मैं ट्रैक बता था पी स्लैश, तो जो आपकी ई वाली है ना, एस्टीम, यही सम्मान की अवस्था होती है, तो ये आपके समाज से ही हम लेते हैं इन चीज़ों को, सम्मान वगैरह समाज में चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि इनमें से कौन सा कार्य है जो बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं था? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका पूछो और अनुमान लगाने वाले संबंधित कार्य, ठीक है, बाकी ये संबंधित थे बाकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण से, जो 4 नंबर था वो नहीं होगा संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे व्यक्ति विभिन्नता विकास के विभिन्न आयाम को प्रभावित करती है, तो ये बात तो सही है, ठीक है।
तो ये मतलब नहीं होगी, ठीक है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन की बात की थी ना, तो वो होगा व्यक्ति भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव रहता है इसमें, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से व्यक्तित्व अध्ययन की सील गुण विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो ऑलपोर्ट माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताइएगा संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने का सही तरीका है। तो आप ये कहेंगे कि सुनना और पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो ये त्रितंत्रीय है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का था, तो इसमें विश्लेषणात्मक थी, आपकी व्यवहारिक थी और सृजनात्मक, लेकिन सैद्धांतिक बुद्धि की बात नहीं की है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार किस स्तर की नैतिकता, जब नैतिकता में स्व स्वीकृत सैद्धांतिक सिद्धांत सम्मिलित हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उत्तर रूढ़िवादी, यानी जो लास्ट स्टेज की 6 नंबर, यानी ऐसे कह सकते हैं लेवल 3 की जो 6 नंबर की स्टेज होती है ना, ये लास्ट वाली, तो ये उससे संबंधित थी, स्वस्वीकृत, यानी जिसे हम बोल रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेड, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है, तो जैसे कि यह संधिकरण की अवस्था होती है, ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ये बात सही है। ये अवास्तविक स्थिति की अवस्था होती है, ये बात सही है। और ये पहचान की खोज का समय होता है, ये भी बात सही है। और बाकी यौन आरंभ की दहलीज होती है, यानी थ्रेशोल्ड ऑफ प्योरिटी, ये भी बात सही है। तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं होगा, यानी ये सभी कथन सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था आपके मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से एक निश्चित संख्या में प्रक्रियाओं के बाद भी अधिगम करता वो पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, तो ये किस प्रकार की पुनर्वलन अनुसूची होगी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी स्थित निश्चित अनुपात के यानी फिक्स्ड रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांतों अनुसार किशोरावस्था संबंधित है, तो ये आपकी होगी स्वायत्त नैतिकता अवस्था, जिसे हम ऑटोनॉमस मॉरलिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, या इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल फीडबैक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह उदाहरण किसका है, तो ये आपकी होगा बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अगर आपको 15 वर्ष हालांकि बुद्धि लब्धि क्या है होगी, जबकि उसकी मानसिक आयु दे रखी 12 वर्ष, यानी एक 15 वर्ष का बालक है जो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो आप IQ बराबर रखेंगे, यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA होता है, यानी मानसिक आयु ऊपर आएगी, शारीरिक आयु नीचे आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मानसिक आयु दे रखी है 12, शारीरिक आयु दे रखी है 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, तो 20 का गुणा 4 से करेंगे तो 80 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, यानी बहसे दूर करेंगे, ये भी बात सही है, उन्हें मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, ये भी बात सही है, लेकिन जो आपका अपसारी चिंतन है ना उसका परिहार नहीं करेंगे, यानी उसे आप क्या नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप जी कह रहा है कि इग्नोर करेंगे, जबकि इग्नोर नहीं कर सकते, यही कथन है वो आपका नहीं होगा। ये कह रहा है केंद्र से परिधि की ओर, जिसे हम प्रॉक्सिमल डिस्टेंस कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भूख और प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक है, ये आपके आंतरिक यानी जो जन्मजात होते हैं उनसे संबंधित हैं।